हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। आज की इस वीडियो से हम क्लास 12th का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखिए, आप जो यहाँ पे कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि एवोल्यूशन के बाद मैं सीधा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर करा रहा हूँ। और ऐसा किस लिए करा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो वेटेज है इस यूनिट का, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का, जिसमें आपका चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, अगर हम इन दोनों चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चैप्टर हैं काफ़ी छोटे, लेकिन अगर हम बात करें इनकी वेटेज की तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या नीट एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे यहाँ से 15 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफ़ी छोटे हैं और इनका वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए मैं ये चैप्टर्स पहले करा रहा हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसमें हम क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, कि पुरानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, technique of using living organism or enzyme from organism to produce product and process useful to human। मतलब हम टेक्निक्स का यूज करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम्स को यूज करके उनसे कोई प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या बताया मैंने, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम किसी टेक्निक के को यूज़ करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी एंजाइम्स मिलते हैं उनको यूज़ करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई प्रोसेस बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट या प्रोसेस यूज़फुल है ह्यूमन के लिए, तो वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम आज की बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आज की बायोटेक्नोलॉजी यानी टुडे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अगर हम बात करें टुडे बायोटेक्नोलॉजी, तो एनसीईआरटी कहती है अब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, हम कोई नई जीन बनाते हैं, सिंथेसाइजिंग अ न्यू जीन एंड यूजिंग इट, और उसको यूज़ करते हैं, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन्स बनाना जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए बनी है, या फिर किसी भी एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न या फिर आज की बायोटेक्नोलॉजी में इनको इंक्लूड करा जाता है। क्या क्या, अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कोई भी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, या फिर हम कोई भी नई जीन बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, या फिर हम कोई भी डीएनए वैक्सीन डेवलप करते हैं, या फिर एक डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट करते हैं, तो ये सारे न्यू या फिर आज की बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स माने जाते हैं। और पहली बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, पहले बायोटेक्नोलॉजी वो थी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके एंजाइम को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना दो जो ह्यूमन के यूज़फुल हो। जैसे हम पहले क्या करते थे, दूध से दही बना देते थे, ठीक है, तो वो क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और आज की बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, हम कोई डिफेक्टिव जीन को रिपेयर कर रहे हैं, हम डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं, ये सारी क्या है, आज की बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म सेल्स का, पार्ट्स का, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब होता है कि आरएनए, डीएनए जैसी जो आरएनए, डीएनए, प्लाज्मिड, ठीक है, इन जैसी जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, इनको यूज़ करके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो, वो सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। जैसे मान लो कोई भी एक एंजाइम है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो किसी ह्यूमन को डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ होती किस वजह से है, जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है किसमें, ब्लड में, तो यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं डायबिटीज़ को कम करने में। अब ये जो इंसुलिन है, अगर मान लो किसी ह्यूमन के अंदर नहीं बन पा रहा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस इंसुलिन को पिग
से आइसोलेट करते हैं, पिग से आइसोलेट करते हैं और फिर जिस ह्यूमन को चाहिए उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो यही है नेचुरल साइंस। क्या कि देखो, पिग के अंदर नेचुरली इंसुलिन बनता था, लेकिन उसके अंदर मान लो उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो हमने उसको क्या करा, उस इंसुलिन को हमने पिग से निकाला और उसको जाके इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया ह्यूमन में, क्योंकि उस ह्यूमन को उसकी ज़रूरत थी। तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे हमने नेचुरल साइंस को यूज़ करा, ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यूज़ करके हमने अपने लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाई। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे हमें दो मेन प्रिंसिपल पढ़ने हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें सबसे पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड आता है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की कि होती क्या है। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब क्या है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, वो सारे तरीके, वो सारी टेक्निक्स या वो सारे तरीके जिससे हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर दें, यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दें और उसे इंट्रोड्यूस कर दे किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाए, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो कि ये हमारी एक एसेशिया कोलाई है, जिसको हम ई कोलाई बोल रहे हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके पास अभी किसी भी ड्रग से रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डीएनए कहीं से लाता हूं, ठीक है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी है। इस डीएनए में ड्रग रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी है। और अगर नहीं थी तो मान लो मैंने इसे चेंज कर दिया, इसमें ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ गई और मैंने इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इस एसेशिया कोलाई में। तो ये एसेशिया कोलाई क्या हो गई, हमारी होस्ट हो गई। अब क्योंकि इस एसेशिया कोलाई के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस जीन है, तो ये क्या करेगी, इस एसेशिया कोलाई को ड्रग से रेजिस्टेंस देगी। यानी अगर मैं इस पे कोई ड्रग डाल दूं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कोई ड्रग डाल दूं, तो क्या होगा, सॉरी एंटीबायोटिक्स के नाम बता दिए मैंने। मान लो अगर मैं इस पे कोई ड्रग्स डाल दूं तो वो ड्रग्स इस पे काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पे ड्रग रेजिस्टेंस जीन है। और ड्रग रेजिस्टेंस जीन का इसका फीचर आया कहां से, इसका फीचर ये आया क्योंकि मैंने इसके अंदर एक अलग से डीएनए इंट्रोड्यूस करा। वही बात यहां पे बताई गई है कि जब हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं और फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमने यहां पे करा कि किसी भी एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एसेशिया कोलाई में, ठीक है, जिसकी वजह से एसेशिया कोलाई के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी आ गई। तो यहां पे हुआ क्या है, एसेशिया कोलाई का फिनोटाइप चेंज हो गया, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आई होप जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग की, तो इसको हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जिस भी जगह हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिस भी जगह हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस जगह को माइक्रोब फ्री रखना, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देना उस जगह पे, ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि स्टेराइल एम्बियंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास अनयूजफुल माइक्रोब्स हैं या डेंजरस माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, ये कहलाता है स्टेराइल एम्बियंस। तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम जहां पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे हम स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करते हैं। स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डेंजरस या फिर अनयूजफुल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को वहां पे इनहिबिट करना और वहां पे सिर्फ उन्हीं माइक्रोब्स को ग्रो करवाना जो कि हमारे लिए जरूरी है, यानी हमारे लिए डिजायर्ड हैं, और इनको ग्रो करवाना। ये चीज हम करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में।
सो आई होप केमिकल इंजीनियरिंग भी आपको समझ में आ गई हो। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमारे दो कौन से मेन प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, डीएनए को अल्टर करेंगे ताकि जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंट्रोड्यूस करें उसका फिनोटाइप चेंज हो जाए। और सेकंड, जहां पे भी हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस जगह को या उस प्लेस को क्या करेंगे, अनयूजफुल माइक्रोब की ग्रोथ से प्रिवेंट करेंगे और वहां पे सिर्फ यूजफुल माइक्रोब्स या फिर यूजफुल यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोडक्शन होने देंगे। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं जीन क्लोनिंग की, कि ये होती क्या है और इसको करा कैसे जाता है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें जीन क्लोनिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखो, अगर मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर एक ऐसा डीएनए है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको हम डिज़ायर डीएनए भी कह सकते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे डीएनए की बात कर रहा हूँ, इसको हम डिज़ायर डीएनए कह सकते हैं, इसको हम फॉरेन डीएनए कह सकते हैं, ठीक है, डिज़ायर डीएनए, फॉरेन डीएनए कह सकते हैं, या डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई से भी नाम से आप पुकार सकते हो। अब मान लो मेरे को ऐसे डीएनए की ज़रूरत है, तो अगर मेरे को ऐसे डीएनए की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, इस ऑर्गेनिज्म की सारी स्पीसीज को ढूंढूंगा जिसमें मेरे को ये डीएनए मिले और मैं इनको इनसे आइसोलेट करूँगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए अगर मान लो मेरे को ये डीएनए करोड़ों की क्वांटिटी में चाहिए, तो ये ऑर्गेनिज्म भी मेरे को कैसे चाहिए होगा, करोड़ों की क्वांटिटी में चाहिए होगा, ठीक है, करोड़ की क्वांटिटी में चाहिए होगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि मतलब इसके अंदर ये जो एक डीएनए है, इसी एक डीएनए से मैं इस डीएनए की काफ़ी सारी कॉपी बना लूँ, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग, कि हम वहाँ पे मिनिमम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, बस उस डीएनए को ही यूज़ करके हम काफ़ी सारी कॉपी बना लें। तो वो होता कैसे है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जीन क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ को बनाना। अब ये होता कैसे है, देखो, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि मान लो ये एक एनिमल सेल है जिसके पास मेरा ये डिजायर डीएनए है, जिसको मैंने येलो ऑरेंज कलर से दिखाया है। इस डीएनए की मेरे को ज़रूरत है। ये क्या है, मेरा डिजायर डीएनए है, डिजायर डीएनए है, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर फॉरेन डीएनए है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पूरे डीएनए को आइसोलेट करूँगा, ठीक है। आइसोलेशन कर लिया मैंने डीएनए का। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने पूरा डीएनए निकाला है, यहाँ से अब मैं सिर्फ अपने डिजायर डीएनए को आइसोलेट करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए करा, जिससे हमें डिजायर जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब ये होता कैसे है, आइसोलेशन कैसे होता है, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है, लाइगेज यूज़ करना है, तो उन सब की बात अभी आगे करेंगे, वो अपने अपने एक टॉपिक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो डिजायर डीएनए तो निकाल लिया, अब इसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, या कह सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है जेनेटिक मटेरियल से, मतलब ये कोई खास फर्क नहीं डालेगा अगर आप इसको ऑर्गेनिज्म से निकाल दो तो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से ये प्लाज्मिड को क्या करा, आइसोलेट करा, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड को हम यूज़ करके क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड जीन की कॉपीज़ बनाएंगे काफ़ी सारी। वो होगा कैसे, देखते हैं। मैंने क्या करा, प्लाज्मिड को आइसोलेट करा। प्लाज्मिड यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ वेक्टर। अब इसको हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, देखिए वेक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से ना हमारा ट्रांसपोर्ट कैरियर है। क्या है ये, ट्रांसपोर्ट कैरियर है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मॉडर्न एग्जाम्पल, क्योंकि आप सब तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले होंगे। आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ बुक करी, ठीक है, या अमेजोन से बुक करी, या जो भी आप ऐप यूज़ करते हो वहाँ से आपने बुक करी। अब क्या है, वो एक शॉप से वो सामान आपके घर तक आएगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि ये जो घर है ये आपका होस्ट है, ठीक है, और ये जो शॉप है, ठीक है, जहाँ से आपका सामान जाना है, ये मान लो कोई डिज़ायर डीएनए है, जो सामान आपके पास जाना है वो डिज़ायर डीएनए है। अब देखो,
शॉप से घर तक सामान ले जाने के लिए हमें बीच में किसी डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी जो इस शॉप से इस घर तक सामान ले जाएगा। इसी तरीके से अगर डिज़ायर डीएनए मेरे को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे भी तो मेरे को किसी डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो डिलीवरी बॉय होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर जो है आपका प्लाज्मिड भी हो सकता है, आपका कोई वायरस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो इस एनसीईआरटी में मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं वो प्लाज्मिड को ही एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। तो बहुत बच्चे वेक्टर और प्लाज्मिड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड क्या है। वेक्टर देखिए, वेक्टर वो डिलीवरी बॉय है जो आपके डिजायर डीएनए को आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ले जाएगा, और प्लाज्मिड को हम कभी कभार यूज करते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है। तो प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड की जगह हम वायरस भी ले सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि प्लांट्स में हम वायरस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर और प्लाज्मिड समझ में आ गया हो। अब देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इन शॉर्ट इसको हम ORI भी बोल सकते हैं। ये ORI होता क्या है? ये ORI इस प्लाज्मिड को ये जो ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल होता है इसके इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने में मदद करता है। मतलब इसको रेप्लिकेट करने में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मदद करता है। तो हमने क्या करा, ये जो हमारा प्लाज्मिड था, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब ये होते क्या हैं ये अभी हम आगे बात करेंगे। इनको आप इतना समझ लो, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, और ये क्या करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं। तो हमने क्या करा, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे RE यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा दिया। अब हमने क्या करा, इस डिजायर डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। क्या करा, इसे जोड़ दिया, और यहाँ पे जोड़ने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं लाइगेज, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। तो जब हमने इन्हें जोड़ दिया तो हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। अब हुआ क्या, जब मैंने हमारे वेक्टर डीएनए यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड था उसको, और जब हमने डिजायर डीएनए को एक साथ जोड़ा लाइगेज की मदद से, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो वेक्टर डीएनए प्लस में डिजायर डीएनए जब आपस में मिलके एक डीएनए बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इस पूरे प्लाज्मिड को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जिससे हमारी ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका भी रेप्लिकेशन होता जाएगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। और जब ये अपनी प्रोजेनीज बनाएगा तो ये प्लाज्मिड उनके अंदर भी ट्रांसफर होगा, तो वहाँ पे भी हमारी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे होस्ट में, तो उस होस्ट के अंदर मल्टीपल कॉपी बनेंगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग बोलेंगे। आई होप जीन क्लोनिंग आपको समझ में आया हो। अभी देखिए, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने इसमें हाथ लगा दिया या ह्यूमंस ने इसको बनाया। तो ये कैसे बना? ये दो साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया। कौन कौन से? स्टैनले कोहान एंड हार्बर्ट बॉयर। 1972 में इन्होंने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, ठीक है। अब इन्होंने कैसे बनाया हम ये बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या करा, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। और आपको पता होगा प्लाज्मिड को क्यों आइसोलेट करा, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे अभी एज अ वेक्टर, यानी प्लाज्मिड को अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ डिलीवरी बॉय। और इन्होंने क्या करा, एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन लिया, ठीक है, एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन लिया और बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड को आइसोलेट करा। अब इन्होंने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी कट करा, ठीक है,
और लाइगेज की मदद से इस प्लाज्मिड को और ये जो हमारा ड्रग रेजिस्टेंस जीन था इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, जिससे कि हमारा एक ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड बना। और इसी ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड को हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कहा गया या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा गया। और फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एसेशिया कोलाई में, जिसकी वजह से ये जो एसेशिया कोलाई था ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, यानी इस पे अब किसी भी ड्रग का असर नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके से आपका पहला आरडीएनए या पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। यहाँ पे क्या बात इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए, हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहान। एंड इस बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए कि सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से हमने क्या करा, प्लाज्मिड को निकाला। और यहाँ पे होस्ट को हमने किसको यूज करा, होस्ट में हमने यूज करा एसेशिया कोलाई को। सो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी सी और बात है उनको पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम एंड अप करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप्स ये होता है कि आपको वो डीएनए आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारा डिजायर जीन हो, यानी हमारे काम का जीन जिसमें हो, हमको वो डीएनए आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारा डिजायरेबल जीन वाला डीएनए है उसको आइसोलेट करना है, डिजायर्ड जीन को कट करना है। किसकी मदद से कट करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे होस्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। जो भी हमारा डिजायर डीएनए आइडेंटिफाई हुआ है उसको होस्ट में क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे। इसके बाद क्या करोगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब हम क्या करेंगे, हम देखभाल करेंगे कि जो भी हमने डीएनए इंट्रोड्यूस कराए होस्ट में वो अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कर रहा हो, और जब जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमने उसे इंट्रोड्यूस कराए वो जब अपनी प्रोजेनी बनाए तो उस प्रोजेनी के अंदर भी वो डीएनए ट्रांसफर हो जाए। इस चीज को हम क्या करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। तो ये 3 बेसिक स्टेप है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।